नाज़रीन, आज का दिन इंतहाई दुख और अफसोस का दिन कि आज पाकिस्तान के हीरो, आज पाकिस्तान के मोहसिन एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 85 साल की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। उनके एहसान का बदला ये कौम, ये मुल्क कभी भी नहीं वापस कर सकता। जो एहसान उनका है इस मुल्क को नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत और ताकत बनाने का, इस कौम को एटमी ताकत बनाने का, इस मुल्क को एटॉमिक पावर बनाने का, वो कभी भी हम नहीं उतार सकते। और मुख्तलिफ सियासी, समाजी, अस्करी क़यादत, तमाम रैंक एंड फाइल, सब जगह से आज उनके इंतकाल पर, उनकी वफ़ात के ऊपर दुख का, अफसोस का इजहार किया गया। आला तालीम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जानिब से अगर हम बताएं उनको कि 1963 के अंदर 36 के अंदर भोपाल में वो पैदा हुए थे और फिर उसके बाद जो है वो कराची से उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। डीजे साइंस कॉलेज में रहे, कराची यूनिवर्सिटी में रहे और बाद अज़ा फिर बैरून मुल्क आला तालीम के लिए वो गए। और जो खदमात उनकी हैं, अगर उसके ऊपर आज हम बात करें और अगर हम इसमें बोलना शुरू करें तो शायद एक नहीं, दो नहीं, कई सौ प्रोग्राम्स इसके लिए दरकार होंगे। लेकिन सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि आज ये मुल्क और ये कौम अपने इस अजीम हीरो, अपने इस मोहसिन से महरूम हो गई है। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए और उनको आला मकाम अता फ़रमाए। और शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, सलाम आपको पेश करते हैं। हम अपने इस प्रोग्राम, अपने इस न्यूज़ टीवी के प्लेटफॉर्म से उनको सलाम पेश करते हैं। उनका ये एहसान हम कभी भी नहीं उतार सकेंगे। अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं और आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे उस चीज़ के ऊपर अपोजिशन हुकूमत के दरमियान इस तमाम मामलात और ख़ास तौर के ऊपर जो PDM है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, गो कि अब उसके अंदर वो ताकत, वो क़ुव्वत उस तरीके से नहीं रही है। लेकिन अब भी हम देख रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान की गुज़िश्ता रोज़ जो मुलाकात रही है उसमें यह कहा गया है कि फ़ौरी इंतखाबात और शफाफ इंतखाबात की बात की गई है। फ़ौरी इंतखाबात कैसे मुमकिन है? शफाफ इंतखाबात के हवाले से, EVMs, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से गवर्नमेंट तो बात कर रही है। अब हुकूमत की बनाई हुई या हुकूमत की तजवीज़ करता जो EVMs हैं, अगर उस पर अपोजिशन एक पेज पर नहीं है या अपोजिशन उसको नहीं मानती है तो फिर वो कौन सा शफाफ तरीका है जिसकी बात की जा रही है? इसके ऊपर हम बात करेंगे अपने आज प्रोग्राम में, इसी को मौजू बनाएंगे और अपने मेहमानों से इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मौलाना फजल रहमान और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इस सिलसिले में क्या कहा है, पहले आपको वो दिखाते हैं। मुल्क के अंदर जो इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है, महंगाई के हवाले से, बिजली के बिल, गैस के बिल और आटे और चीनी की जो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, लाखों लोग इस वक्त बेरोज़गार हैं और हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर गफलत की नींद सो रही है। इस मुल्क में फिलफौर शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं और यही रास्ता है पाकिस्तान को दोबारा तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ ले जाने का। तमाम इदारे तबाह हो चुके हैं और इस वक्त जो आवाम पर एक कहर बनकर हुकूमत मुसल्लत है, इससे हर कीमत पर गुलो खलासी जो है ये हर आदमी की अब एक आरज़ू बन चुकी है। फौरी इलेक्शन ये अब पाकिस्तान की ज़रूरत है। अपोजिशन कह रही है कि फौरी इलेक्शन पाकिस्तान की जरूरत है। दूसरी जानिब वफाक के वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ये कहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी पार्टी के अंदर अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों का गुस्सा गैर आइनी और गैर जमहूरी मुतालबात करके ना निकालें। यानी कि जो मुतालबा किया गया है, फवाद चौधरी कहते हैं कि यह गैर आइनी और गैर जमहूरी है। यह भी आपको बता दें कि जिस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ये बातचीत कर रहे थे तो बाहर इन दोनों के गार्ड जो थे वो आपस में दस्तो गिरेबां भी थे और आपस में दस्तो गिरेबां हो गए, आपस में लड़ पड़े। ये भी एक चीज़ है कि जहाँ पे सामने वो अगर लोगों को ये तलकीन, ये ताकीद, ये बता रहे हैं कि जनाब जल्दी इंतखाबात हों, इस हुकूमत से जान छुड़ानी है, आवाम के लिए वो एक होने के बारे में बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके आपस में जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनमें ही कोई एक का नहीं है और वही आपस में दस्तो गिरेबा भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मामला जो है वो जो ताकीद और तलकीन कर रहा है, मामलात उसके भी दुरुस्त नहीं है। एक इसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे अहमद जवाद साहब, मेरे साथ मौजूद हैं मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। इसी के साथ साथ सेनेटर अफनानुल्लाह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर अफनान साहब,
आप मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं और मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर बैरहमन तंगीद साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद जवाद साहब, इस डिबेट का आगाज़ मैं आपसे करता हूँ जी। हालात इतने अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया है। फौरी इंतखाबात का और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा गैर आइनी और गैर जमहूरी। देखें, पहली बात तो ये है कि नए इंतखाबात जो हैं वो तो इस मुल्क के आइन के मुताबिक 2023 में होने हैं। 5 साल का मैंडेट मिला है पीटीआई को, बिल्कुल उसी तरह जैसे 2013 में पीएमएलएन को और 2008 में जो है पीपल्स पार्टी को मिला था, और 5 साल पूरे उन्होंने किए, दोनों ने। बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह से इलेक्शन का मुतालबा गैर आइनी नहीं, गैर आइनी नहीं है। अर्ली इलेक्शन का बिल्कुल आप मुतालबा कर सकते हैं, लेकिन अर्ली इलेक्शन करवाने के लिए कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए ना, कि आपकी क्यों अर्ली इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। मुल्क महंगाई, बेरोजगारी, मामला खराब हो चुका है, खत्म हो चुका है, हाथ से निकल गया। देखें, अब महंगाई तबाह हो गए हैं। मैं बताता हूँ, देखिए महंगाई तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने अगर एक मुल्क की इकोनॉमी या एक हुकूमत की अगर परफॉर्मेंस को देखना है तो उसके सारे डायनामिक्स को देखना होगा ना। हमें ये भी देखना होगा कि इस वक्त मुल्क के फॉरेन रिजर्व तारीख की सबसे बड़ी सतह के ऊपर है। हमें ये भी देखना होगा कि फॉरेन रेमिटेंस के रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। तारीख में कभी इस तरह से फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में नहीं आई। हमें ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान में 50 साल के बाद 3 बड़े डैम जो है इनका आगाज हो चुका हुआ है। हमें ये भी देखना होगा कि हमारी डॉलर भी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। वन ऑफ द रिकॉर्ड हाई के ऊपर है, पेट्रोल भी रिकॉर्ड हाई के ऊपर है, मैं उस पर भी आता हूँ, और अनएम्प्लॉयमेंट भी रिकॉर्ड हाई के ऊपर है। मैं उस पर भी आता हूँ। और हमें ये भी देखना होगा कि ये कोविड के दौरान पूरी दुनिया जो है, बड़े बड़े ममालिक जो है, उनका क्या हाल हुआ, और पाकिस्तान की इकॉनमी फिर भी सर्वाइव कर गई। ठीक है, किस तरह से आपने हैंडल किया। आप इस वक्त हुकूमत के अंदर है, आपकी जमात है। जब मुस्लिम लीग नून थी 2013 से लेकर 2018 तक, जब 126 दिन का सेट इन हुआ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहीं डी चौक पे थी, तब आपकी जमात भी अर्ली इंतखाबात का मुतालबा करती थी। बिल्कुल सही है। तो फिर ये कहना दुरुस्त तो ना हुआ ना कि अगर फौरी इंतखाबात कराने की बात की जाए तो वफाकी वज़ीर इत्तलात साहब तो कहते हैं कि जनाब की ये गैर जमहूरी, गैर आइनी मुतालबे ना करें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपोजिशन कोई भी मुतालबा कर सकती है, वो अर्ली इलेक्शन का भी मुतालबा कर सकती है। हमने जब अर्ली इलेक्शन का या 4 हलकों में इलेक्शन वो बैलेट बॉक्स खोलने का मुतालबा किया था, जिसकी बुनियाद पे हम अर्ली इलेक्शन कह रहे थे कि एक शफाफ इलेक्शन हो, उसके लिए हमने एक मुल्क गिर सतह के ऊपर हमने एक कैंपेन चलाई, एक तहरीक चलाई, एक धरना हमने चलाया। पीडीएम की 11 जमातों ने मिलके उसी तरह से उसी पैटर्न के ऊपर इन्होंने भी अपनी पूरी तहरीक को मुनज़्ज़म करने की कोशिश किया। पूरे पाकिस्तान में गए, गलियों में गए, सड़कों में गए, मैदानों में गए, लेकिन ये अवाम को सड़कों पे नहीं ला सके। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये अवाम को इस नैरेटिव के ऊपर कन्विंस नहीं कर सके कि जो नैरेटिव ये पेश कर रहे हैं कि महंगाई और हुकूमत की कारकर्दगी, जिसको ये रीजन बता रहे हैं, उसकी बिना पे अवाम नहीं कन्विंस हुई इनसे। मैं आ जाता हूं सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब। अहमद जवाद साहब कहते हैं कि जो नैरेटिव, जो इस पॉइंट के ऊपर आप लोग इस वक्त बात कर रहे हैं, पीडीएम के प्लेटफॉर्म के जरिए आप पूरे हर जगह पूरे पाकिस्तान में जलसे जुलूस किए, लेकिन आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सके। और दूसरी बात कि आज अगर आप मुतालबा कर रहे हैं फौरी इंतखाबात का, जब ये मुतालबा करते थे तब तो आप भी यही कहते थे, आप ही की हुकूमत थी और कहते थे कि हमें 5 साल का मैंडेट मिला है, हम 5 साल पूरे करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारी और इनकी हुकूमत के अंदर वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ है वो ये है कि 2018 के इलेक्शन के अंदर, 25 जुलाई 2018 का जो इलेक्शन था, उसके अंदर जिस किस्म की धांधली की गई, जिस तरह पोलिंग स्टेशनों के ऊपर कब्जे किए गए और जिस तरह रिजल्ट को तब्दील किया गया, उसकी मिसाल हमारी तारीख में नहीं मिलती। धांधली, अगर सेनेटर साहब, धांधली तो इंतखाबात में कोई ऐसा इंतखाब ऐसे पाकिस्तान की तारीख में है नहीं जिसमें धांधली का इल्जाम ना लगा हो। देखें, धांधली का इल्ज़ाम ठीक कह रहे हैं आप, लगना एक अलग बात होती है, लेकिन मैंने खुद इलेक्शन 2018 का भी लड़ा, उससे पहले बहुत सारे इलेक्शन मैंने खुद मैनेज किए, कैंपेन। ये कभी भी नहीं हुआ था कि लोग जो है पोलिंग स्टेशनों में घुस जाएं बंदूकें लेके, पोलिंग एजेंटों को निकाल दें। ये और किस्म की धांधलियां हो सकती थी कि एक दोनों पहलवान अखाड़े में खड़े हुए लड़ रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई एक आध कहीं कोई कर जाए, लेकिन ये नहीं हुआ था कि स्टेट ही कहते हैं एक पूरी की पूरी एक पार्टी के खिलाफ जो है कैंपेन स्टार्ट हो जाए, प्री पोल रिगिंग हो, फिर ऑन द डे रिगिंग हो। लेकिन इस बात को आप भी तो मानेंगे कि माजी में इल्जामात लगते रहे, लेकिन इस बार डस्का के इंतखाब के अंदर जो है वो कार्रवाई हमने इस बार होती हुई भी देखी है, क्योंकि डस्का इंतखाबात में जो लापता प्रिजाइडिंग अफसरान है उनके खिलाफ जुडिशल कार्रवाई का फैसला भी किया गया है। स्क्रीन पर ये मैं दिखा भी रहा हूं, ये कार्रवाई तो हो रही है और इसी हुकूमत में हो रही है। अगर वहां पे कुछ हुआ, धांधली हुई, तो इसी हुकूमत में उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है।
देखिए, मैं इस चीज़ को तो बिल्कुल वेलकम करता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन ने ये जो इक़दाम लिया है, ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है और इसके अंदर जो भी कोई लोग इस तरह की धांधलियों के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, उनको सामने लेके आना। गवर्नमेंट को भी और क्रेडिट देंगे, गवर्नमेंट को भी नहीं, ये क्रेडिट तो देंगे, हुकूमत भी तो इनकी ही है ना। नहीं, लेकिन ये काम तो इलेक्शन कमीशन ने किया है ना, ये सरकार ने तो किया ही नहीं, एग्जीक्यूटिव ने तो किया ही नहीं है ना, ये तो इलेक्शन कमीशन तो इंडिपेंडेंट एक इदारा है, उसके इलेक्शन कमिश्नर का डिसीजन हो सकता है, उसके नीचे लोगों का डिसीजन हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का डिसीजन ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक। अब मैं इसके अलावा मैं एक बात ये करना चाहूंगा, मेरे भाई ने बात की कि जी 3 बड़े डैम है, उनका आगाज हो चुका है। अब मैं कुछ डैमों का नाम गिनवा दूं, उसके अलावा मैं इनसे पूछना चाहूंगा वो 3 डैम कौन से हैं। भाषा डैम के ऊपर जमीन हमने खरीदी, हमने उसके सारी जमीन लेके उसके बाद उसकी फाइनेंशियल क्लोज करने की कोशिश करी और उधर छोड़ के हम गए। मेमन डैम की सारी प्लानिंग हम करके गए और दासू डैम का फाइनेंशियल क्लोज और उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करके हम गए। ठीक है। अब इसके अलावा अगर कोई डैम ये लोग बना रहे हैं तो वो जरूर आवाम को बताएं, वो जो 10 डैम जिसका बार बार डॉक्टर साहब ये तो वो चीजें हैं कि चले एक गवर्नमेंट उसका आगाज करती है, दूसरे गवर्नमेंट उसको जो है वो आगे लेके जाती है, एग्जीक्यूट करती है। कम से कम फायदा पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के अवाम का है। वो इनिशिएट कोई भी गवर्नमेंट करे, एग्जीक्यूट कोई भी करे। मेरा जो सवाल है इस वक्त ये कि फौरी इंतखाबात और शफाफ इंतखाबात, हम जरा इस चीज के ऊपर रहते हैं। मैं तंगी साहब से भी इस पर बात करूंगा, लेकिन आपकी पार्टी कैसे शफाफियत, किस शफाफियत की बात करते हैं? ईवीएम को आप एक्सेप्ट नहीं करते तो वो कौन सी शफाफियत का फॉर्मूला है आपके पास? देखिए, ईवीएम का कोई ये मतलब नहीं है कि शफाफियत आ जाएगी इलेक्शन के अंदर। ईवीएम के थ्रू आप प्रोसेस को ऑटोमेट कर देंगे और जब आप प्रोसेस को ऑटोमेट करेंगे तो उसको आप बेहतर तरीके से आप उसको रिग कर सकते हैं, आसानी से रिग कर सकते हैं, कम रिसोर्सेज के साथ। अच्छा। आप ईवीएम को इस्तेमाल करके आप इलेक्शन को रिग कर सकते हैं। हमारी ये डिमांड है कि जो कुछ 2018 के इलेक्शन में किया गया था वो ना किया जाए, और जो क्या कहते हैं बाकी सारी की सारी पार्टियां इलेक्शन के मैदान में उतरे, जो जीत जाए, मैं कहता हूँ पीटीआई जीत जाए, हुकूमत बनाए, हम मानेंगे उसको। लेकिन अगर पोलिंग स्टेशनों के ऊपर कब्जे किए गए, आरटीएस को बिठाया गया, हमारे लोगों को धक्के दिए गए, हमारे पोलिंग एजेंटों को निकाला गया, फॉर्म 45 नहीं दिए गए, हम कभी भी इलेक्शन का रिजल्ट नहीं मानेंगे। मैं बहरमन तंगी साहब की तरफ आता हूं। सेनेटर बहरमन तंगी साहब, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी, अहमद जवाद साहब की भी और सेनेटर फरामुल्ला साहब की भी। सर मुझे बताइएगा, आप क्या समझते हैं, आपकी जमात ये फौरी और शफाफ इंतखाबात, जरा इसकी तशरीह कीजिए। फौरी क्या है और शफाफियत कैसी है? क्या आप समझते हैं कि वाकई फौरी हो जाने चाहिए, 4 साल में हो जाने चाहिए इंतखाबात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और जमहूरी तरीके में, चाहे वो नया इलेक्शन हो, चाहे वो नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, हमने जमहूरी तरीके के लिए हम काम करते हैं। और अभी भी हम ये समझते हैं कि अगर मौजूदा सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत, जिसने हर सेक्टर में पाकिस्तान के और पाकिस्तान के इदारों को तबाह किया, हम समझते हैं कि पार्लियामान के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए और कोई ऐसा रास्ता इख्तियार न करे जिससे पाकिस्तान में जो जमहूरी रिवायात है या जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ये कमजोर हो जाए। तंगी साहब, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कोई लाएगा कौन? यानी कौन लाएगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? नहीं, देखिए, मैं कौन ला रहा है कौन नहीं ला रहा है मैं इस पे बात नहीं करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जमहूरी प्रोसेस है, ये नो कॉन्फिडेंस जमहूरियत का प्रोसेस का एक हिस्सा है। ठीक हो गया। अभी पूरी इलेक्शन का और शफाफ इलेक्शन की बात आप कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पूरे इलेक्शन का मुतालिबा हम क्यों करते हैं? आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, आपकी इकोनॉमी, आपकी हमसाये ममालिक के साथ ताल्लुकात, आपकी 22 करोड़ आवाम की जिंदगी, आपके हर सेक्टर में नाकामी, इसी बुनियाद पे हम समझते हैं कि मौजूदा जो नाअहल ना समझ कठपुतली प्राइम मिनिस्टर है, उनकी बस की बात नहीं है। तंगी साहब, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये जल्दी फौरी इंतखाब का मतलब क्या है? यही तो, इसकी तशरीह कीजिए ना। जल्दी इंतखाब का मतलब यह है कि पार्लियामान को बेतौकीर करना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जरिए मुल्क चलाना, सेनेट को बेतौकीर करना, इदारों को तबाह करना, इलेक्शन कमिश्नर के बारे में फेडरल मिनिस्टर की जो स्पीचेस है वो रिकॉर्ड पे। आज एक प्राइम मिनिस्टर कहते कि मैं अपोजिशन लीडर के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूं नैब चेयरमैन पर, तो ये मैं समझता हूं कि ये वो नुकसान है इदारों का। मैं आपकी तमाम बात के ऊपर वो हूं, आपका पॉइंट अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन मेरा पॉइंट यही है
कि ये फौरी इंतखाब होगा कैसे, अर्ली फौरी से मुराद अर्ली है ना, यानी ये तो कह रहे हैं, पीटीआई तो कह रही है कि गैर आईनी गैर जमहूरी ये मुतालबा है। ये मुझे ये बताएं कि क्या अगर हम मिड टर्म इलेक्शन की बात करें या ये मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बेड़ा बेशक घर करें, लेकिन हम इलेक्शन का मुतालिबा न करें तो ये गैर आईनी है। हम समझते हैं कि इसको आईन का अंदाजा अभी तक मालूम नहीं है कि आईन है क्या चीज। अगर ये आईन को समझते हैं तो इस वक्त असेंबली और सेनेट मौजूद है, तो फिर क्या वजह है कि ये अनइंस्पेक्टरी के जरिए मुल्क चलाते हैं। आईन की पासदारी करना डेमोक्रेटिक प्रोसेस में मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। तो अगर ये आईन को समझते हैं तो फिर आईन की पासदारी रखना और आईन पे अमल करना इनकी जिम्मेदारी बनती है। राइट बैरमंदगी साहब, मैं ब्रेक मैंने लेनी है, ब्रेक के बाद मैं आऊंगा। मैं डॉक्टर अफनानुल्लाह आपसे भी, बैरमंदगी साहब आपसे भी यही वो सवाल मेरा होगा कि अगर आप तमाम तर चीज़ों पर समझते हैं कि हुकूमत नाअहल है, हुकूमत मामलात को नहीं चला रही है, हुकूमत अगर पार्लियामान और सेनेट की बहुत बेतौकीरी कर रही है, तो फिर ये अर्ली इलेक्शंस होंगे कैसे? अगर जमहूरियत को ट्रैक पर रखते हुए आप बात कर रहे हैं और आईनी मुतालबा भी आप समझते हैं कि ये है, यानी आप मुतालबा कर सकते हैं कि अर्ली इलेक्शंस हो, बट ये होगा कैसे? एक ब्रेक के बाद आएंगे, अहमद जवाद साहब और बाकी मेहमानों से इस पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अहमद जवाद साहब, ये बात आपने सुन ली है सारी चीज़ों के अंदर, इन सारे मामलात के अंदर जो है वो ये जो शफाफियत की बात हो रही है, आपकी जो शफाफियत का फार्मूला है ईवीएम के अंदर जो पिना है, जो पोशीदा है, वो तो ये नहीं मान रहे हैं। तो फिर ये ईवीएम्स के थ्रू कैसे होगा? इलेक्शन शफाफ कैसे होंगे? कारकर्दगी पर तो आपके बड़े सवालात उठा रहे हैं, लेकिन अब अगर आइंदा जो इंतखाबात होते हैं उस पर भी आपके ऊपर एक और सवाल उठ जाएगा कि जनाब ये इलेक्शंस आपने ठीक नहीं कराए। देखिए, पहली बात तो ये है कि फरीद, आपने पूरी कोशिश की कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, और वो आपका सवाल बड़ा बुनियादी सा था, बड़ा बेसिक सवाल था कि आप अर्ली इलेक्शन का अगर मुतालबा करा रहे हैं तो वो किस तरह से होंगे। ये आपने इस प्रोग्राम के दौरान दोनों अपोजिशन पार्टीज़ से पूछा, लेकिन कोई भी आपको इसका जवाब नहीं दे सका। इसलिए ये मुतालबा ऐसे ही है जैसे कि पिछले 1.5-2 साल से PDM की एक तहरीक बनाई हुई है, उसके अंदर जो है वो हुकूमत के गिरने की प्रेडिक्शन होती हैं, हुकूमत के गिराने की प्रेडिक्शन होती हैं, हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाए जाते हैं। तो ये एक हवाई फायर ही आप समझें। नहीं, इनके पास अपोजिशन के पास आप समझते हैं कोई तरीकेकार, कोई फार्मूला देखें, नहीं है। मैं बता देता हूं, मैं आपका सवाल का मैं जवाब दे अच्छा चले जवाब दें आप। मैं दे देता हूं कि कैसे अर्ली इलेक्शन क्या बात है जनाब, यानी बीइंग इन द गवर्नमेंट एंड यू आर टेलिंग द फार्मूला कि अर्ली इंतखाब होगा कैसे, बताएं। हां, और इनको ये दोनों फार्मूले मेरे से ले लें और जाके अपनी लीडरशिप को दे दें मुफ्त में। अच्छा चले, ठीक है। अच्छा देखिए, अफनान साहब और बैरमंदगी साहब ये फार्मूला दोनों दे रहे, कह रहे अपनी अपनी लीडरशिप तक ले जाएं इसको, बताएं जनाब। देखें, एक ऑप्शन नंबर 1 जो कि आईनी रास्ता है, ठीक है, कल जाएं ये और एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पेश करें पार्लियामेंट में, ठीक है, और इस हुकूमत का दड़न तख्ता कर दें। आप घर चली जाएगी हुकूमत। आप नो कॉन्फिडेंस लेके आए, कामयाबी से कंबाइन करें अपनी अपोजिशन पार्टीज को, जो आपका है अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं और हमें जो है चलता करें। ये इनका आईनी तरीका नंबर 1। ये आईनी तरीका नंबर 1। अब तरीका नंबर 2 पे आ जाए। ठीक है, तरीका नंबर 2 जो है वो वही है जो इन्होंने PDM से स्टार्ट किया था। उसमें एहतजाजी तहरीक के जरिए आप हुकूमत को प्रेशराइज करते हैं कि हुकूमत तंग आके अर्ली इलेक्शन का अनाउंस कर दें, यानी एहतजाजी तहरीक चलाएं, बिल्कुल चलाएं, दबा के चलाएं। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि ये तो तकरीबन 1.5 साल से एहतजाजी तहरीक चला रहे हैं। अब वो एहतजाजी तहरीक जो है ना वो सिर्फ टॉक शोज तक रह गई है। ये तो आसान तरीका है ना, अगले 2 साल तक फरीद साहब के प्रोग्राम में आके तो आप एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहे, लेकिन इससे तो अर्ली इलेक्शन नहीं होने। अच्छा, इससे नहीं होगा। इससे ना करेंगे नहीं होगा। लेकिन सड़कों ये 2 ही तरीके हैं। नहीं, लेकिन मैं जवाद साहब, खान साहब तो कहते थे कि यार एक आदमी भी एहतजाज करेगा, मेरे खिलाफ बात करेगा, मैं छोड़ दूंगा। देखें, दैट वाज जस्ट अ सिंबॉलिक। नहीं, सिंबॉलिक नहीं, मैं ये कहूँगा कि देखें, अगर एक पूरी एक सियासी जमात 22 साल की स्ट्रगल के बाद इलेक्शन जीत के मैंडेट लेके हुकूमत में आती है, आइन उसको 5 साल की मैंडेट देता है, वो कहते हैं आपने इसके ऊपर जो है वो RTS बिट गया, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ना, देखिए 2 तरीके मैं बता दिए, 2 तरीके हैं। आईनी तरीका भी है और गैर आईनी भी तरीका भी है कि आप ऐसी जबरदस्त एहतजाजी तहरीक चलाएं या PTI के धरने को थोड़ा सा मैच कर लें, ठीक है, कि जिससे हुकूमत के ऊपर इतना प्रेशर आए। देखें ना, ये एहतजाजी तहरीक नहीं चला सके और इन अपोजिशन पार्टीज के अंदर अपने, आप कह रहे थे 2 गार्ड बार लड़ रहे हैं, उसको छोड़ें आप,
हाँ। ये तो 11 जमातें इकट्ठी हुई, ये नहीं चल सके, ये मैं एक जरा साल नहीं पूछ लूं, इकट्ठे चल सके। डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब और से- अभी भी इनकी हर इशू के ऊपर टॉक शोज की हद तक आपको नजर आएगा कि हाँ एक ही बात कह रहे हैं, हाँ। लेकिन प्रैक्टिकली ये आपको दोनों अलग अलग सिमतों में नजर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, ये फार्मूले दो दिए हैं आपने, वो कह रहे हैं कि दो फार्मूला, एक तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ जाए पार्लियामान में, दूसरा दबा के एहतजाजी तहरीक करें, लॉन्ग मार्च करें। ये कह रहे हैं करें हमारे खिलाफ, क्यों नहीं करते यार दोनों, ये दोनों करें ना। देखें, ये जो बात कर रहे हैं ये इस बात में ज़रूर वजन है कि या तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से जाएगा या एहतजाजी तहरीक के थ्रू, यानी आप मानते हैं दोनों फार्मूले ठीक है बिल्कुल। देखिए मुफ्त में दिए। लेकिन जब 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 पीटीआई की हुकूमत, जब पीटीआई ऑपोजिशन में थी तो एक तीसरा तरीका भी था। अच्छा, जिसको तीसरा हम नहीं, तरीका वो था या तीसरा फार्मूला, तरीका था या फार्मूला था? अंपायर की उंगली थी तीसरे नंबर पे, जिसके ऊपर सारा का सारा। मेरा ये ख्याल है कि देखें, हुकूमत जो है ये जो है अंपायर की उंगली के सहारे के ही चल रही थी। नहीं, और वो जो यार सहारा है वो डॉक्टर मुझे लगता है साहब, वो अब यार तो आपको अब तक दो, मकान है। नहीं वो अब तक उसको तो छोड़ देना, चले अंपायर की उंगली को छोड़ें, दो आईनी तरीक़ेकार और दो बेसिक फार्मूले बता दिए हैं, पार्लियामान में भी और एहतजाज में भी। एहतजाज भी आईनी हक है और पार्लियामान भी आईनी तरीक़ेकार है, इन दोनों को क्यों नहीं एक्सपीडिट करते? देखिए, इन्हीं दोनों को एक्सपेडाइट कर रहे हैं और आप यही देख रहे हैं ना, हमने अभी ऑलरेडी ऐलान किया है कि हम पूरे मुल्क में क्या कहते हैं रैलियां लेके आएंगे और इवेंचुअली जो है वो अभी उसकी डिसाइड हो रहा है टाइमिंग वगैरह, लेकिन एक हम जो है वो धरना इस्लामाबाद में फिर देने का हमारा प्लान है और साथ साथ हम बातचीत कर रहे हैं अपने पीपल पार्टी के भाइयों के साथ भी। अच्छा, और उस तरफ भी मुशावरत जारी है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला ऑप्शन भी दोबारा से रीवैल्यूएट किया जाए नेशनल असेंबली के राइट। अंदर। सेनेटर तो ये बैरमन, चीजें जो है तंगी ऑलरेडी जो है, राइट, मैं तंगी साहब से जरा जवाब ले लूं। तंगी साहब, ये दो फार्मूले जो हैं, इन दो फार्मूले के ऊपर क्यों नहीं करते? जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी हम पीपल्स पार्टी के भाइयों से बात कर रहे हैं, सड़कों पर आए, लॉन्ग मार्च करें, टफ टाइम दें इनको, धरना दे दें, यही पार्लियामान के बाहर आके बैठे। 126 का इन्होंने दिया था, मल्टीप्लाई बाय 2 आप कर लें, आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ले, क्यों नहीं ला रहे ये? फरीद साहब, जैसे मेरे पीटीआई के भाई ने कहा कि दो आईनी रास्ते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इनको अभी भी होश होता कि मैं हुकूमत के एक जिम्मेदार, एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूँ हुकूमत की, तो ये जो दूसरा ऑप्शन इसने बता दिया ये कभी भी न कहता। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि एहतजाजी तहरीक मुल्क के लिए और इदारों के लिए नुकसानदेह होता है। वो जिम्मेदार होता है कि जब वो समझते हैं कि मेरी हुकूमत में पाकिस्तान और पाकिस्तान की सलीमियत को खतरा है, अगर वो ये समझते हैं कि मेरे 22 करोड़ अवाम को मैंने नुकसान पहुंचाया है, अगर एक प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि मैंने अपने मैनिफेस्टो पे 1% अमल नहीं किया है, तो ये भी है कि वो प्राइम मिनिस्टर विड्रॉ करके वो इलेक्शन का ऐलान करते हैं। और मैं ये समझता हूं पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ है? देखिए, पाकिस्तान की तारीख बनाने वाले तो ये लोग हैं ना, इसने तो नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जिसने पाकिस्तान को तबाह किया। लेकिन फरीद साहब, मैं आपको बता दूं, दो बातें मैं आपके सामने रखता हूं। एक, इस प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर अपने मैनिफेस्टो पे अमल नहीं करता है तो उसको कठपुतली प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है। और जिसकी हुकूमत में महंगाई बढ़ जाती है तो वो चोर, लुटेरा और डाकू वज़ीर आज़म होता है। तो मैं दोनों बातें आपके सामने रखता हूं कि अगर इसने अपने मैनिफेस्टो पे अमल किया तो मुझे 1% बताएं। आज अगर महंगाई आसमान पे पहुंच गई है तो मैं इसको चोर, लुटेरा, डाकू वज़ीर आज़म कहूं या मैं इसको माफिया का सरगोना कहूं। देखिए फरीद साहब, बात ये नहीं है कि ये मोशन, ये नो कॉन्फिडेंस ले आए, ये तहरीक चला, तो पार्लियामान पे आप लानत भेजे, तहरीक ओ बात करे, तहरीक ओ नहीं है कि ओ। अच्छा तंगी साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। आपने इब्तिदा में मेरे सवाल के जवाब में बताया, आपने कहा आप ये जो सड़कों पे एहतजाज, लॉन्ग मार्च, ये एहतजाजी तहरीक पीपल्स पार्टी इसके हक में है या नहीं है? साथ देगी मुस्लिम लीग नून का? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुरअमन एहतजाज की, पुरअमन तहरीक के हक में इसलिए है, और पीपल्स पार्टी की जितनी भी अभी जनूबी पंजाब की मेरे चेयरमैन ने तहरीक चलाया, वो महंगाई की बातें करते हैं, वो आवाम को मुश्किल से निकालने की बात करते हैं, लेकिन क्या हमने ये पार्लियामान पे लानत भेजने की बात की? हमने वज़ीर आज़म हाउस पे कब्जे की बात की? हमने हुंडे पे भेजने की बात की? हमने बिल जलाने की बात की? हम ये बात नहीं करते हैं, इसलिए कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम वो बातें नहीं करेंगे जो कल मेरी हुकूमत ने हुई।
चले ठीक हो गया। मैं आपसे इस पर मजीद बात करता हूँ जरा सा। बैरमन तंगी साहब, सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब और अहमद जवाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर जरा मजीद बात करते हैं। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अहमद जवाद साहब, जो बैरमन तंगी साहब ने बात की है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने मैनिफेस्टो के ऊपर अमल नहीं है, महंगाई बढ़ जाती है तो उन्होंने कहा कि जनाब प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट चोर है। लेकिन हम समझते हैं कि इस वक्त मैनिफेस्टो क्या, महंगाई सबसे बड़ा मसला है, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, बाकी बातें तो बाद में आएंगी। वेरी शॉर्ट दीजिएगा ताकि मैं दोनों पार्टिसिपेंट से जवाब दे दूँगा। बिल्कुल फ्री देख, तो जैसे मैंने आपको दो ऑप्शन, दो फार्मूले आपको दिए, उसके बाद मैं अगर दोनों नहीं हो सकते तो मैं उसका एक और हल भी दे देता हूँ। अच्छा, तीसरा फार्मूला भी है। मुझे आज लगता है आज आप अपनी पटारी के अंदर फार्मूले बंद कर करके लाएं जो एक के बाद आप एक बोल रहे हैं आज। और वो तीसरा फार्मूला जो है वो इतना आसान है, वो है सब्र। 2023 तक सब्र करें, ठीक है। इतना आसान फार्मूला है, सब्र का फार्मूला दे दिया। सब्र आप करें 2023 तक, इंशाल्लाह शफा हो। नहीं यानी बिल्कुल इस तरीके से ऐसे कब्र सुकून जो है सिर्फ कब्र के अंदर है। नहीं, ये वाली बात नहीं है। ये तो बात ये है कि आप अगले इलेक्शन की तैयारी करें। आप 2023 के इलेक्शन की तैयारी करें अभी से, अपोजिशन को भी करनी नहीं, उस तैयारी में दोनों फार्मूले भी रखें साथ में। देखिए वो नहीं कर सकते ना, ये नहीं कर सकते। वो आपने देखा, पहले पूछा, इन्होंने नहीं बताया, मैंने बताया, आपने वो भी पूछ लिया, वो इस पे भी तैयार नहीं है। वो कहते हैं ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सो मतलब ना करने वाली गल हुई ना। तो इसका मतलब ये है कि फिर पीछे तो एक ही बात रह जाती, सब्र कर लें फिर 2023 में। तो मुझे एक बात बता दे, ये जो इतनी रिकॉर्ड महंगाई हो रही है, हम आवाम भी सब्र करें? मैं बताता हूँ आपको। देखें, अमेरिका सुपर पावर, आप उसकी लिस्ट ऑफ बैंकरप्ट कंपनीज अगर आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हुई हैं। डिकेड्स के बाद अमेरिका में इन्फ्लेशन जो है, रिकॉर्ड इन्फ्लेशन हुआ है। ये कोविड आप देखें कोई मामूली थ्रेट नहीं था, मामूली चैलेंज नहीं था। एक चीज आप ये उसकी वजह से हमें मेरे पास मैंने देखें एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन वगैरह, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका एक डेवलप कंट्री है। सर कोविड का जो है इफेक्ट बड़ी कंट्री पे कम आता है, हमारी जैसी वीक कंट्री पे तो ज्यादा आना चाहिए। लेकिन हम देखें उसके बावजूद इकोनॉमी को मेंटेन किया है। आप देखें इसमें कितनी चीजें, आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। महंगाई जरूर है, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन आपको इकोनॉमी को एक बड़ा होलसम तरीके से देखना होगा। चले, मैं डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, तीसरा फार्मूला कह रहे हैं कि अगर ये दो नहीं कर सकते तो तीसरा फार्मूला है सब्र का फार्मूला, सब्र करें। ये वो फार्मूला है जो इन्होंने खुद आजमाया था 2013 से 2018 तक। तो इनको बड़ा अच्छी तरह मालूम है कि इसका जायका कैसा है। नहीं तो आप लोग भी इसी जायके को चखना चाहते हैं या ये पार्लियामान के थ्रू, एहतजाज के थ्रू कुछ लेकर आएंगे? हमारा एक्सपीरियंस इनसे बहुत ज्यादा है, हमें बहुत सारे और भी काम आते हैं। हम इंशाल्लाह इनको बताएंगे कि सब्र के अलावा भी हम क्या कर सकते हैं। और जो ये बात बार बार कहते हैं पेंडेमिक वाली कि जी पेंडेमिक है, दुनिया में ये हो गया, ठीक है। आपको याद होगा जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी तो उस वक्त टेररिज्म अपने पीक पे था, रोजाना धमाके होते थे, बिजली नहीं थी। पीपल पार्टी के दौर में 2010 में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड आया था, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि जी हमारी परफॉर्मेंस नहीं है इसलिए क्योंकि ये हो गया। भाई बात ये है कि आप आवाम को रिलीफ दें, आप ये जो करप्शन है इसको बंद करें अपनी, और आप तवज्जो दें कि आवाम को कैसे रिलीफ राइट सर। बैरमन तंगी साहब, सर 30 सेकंड में मुझे अपना कमेंट दीजिएगा, ये सब्र का फॉर्मूला कितने मुत्तफिक हैं आप? देखिए मेरी बात सुने, सब्र, और ये जिस अंदाज से ये जो मेरे भाई बैठ के बात करते हैं, अल्लाह गवाह है शर्म आती है, इसलिए कि हमने 41 साल पॉलिटिकल कैरियर में हमने हुकूमत को भी देखा है, हमने अपोजिशन को भी देखा है। इतना केयरलेस, इतना सीरियसनेस हमने कभी किसी हुकूमत में नहीं देखा है। और वो इसलिए इनका गुनाह नहीं है, इनको पता है कि हम कैसे आए हैं। जब इसके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे मीडिया से पता चला या मुझे मेरी वाइफ से पता चला कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, तो इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है। इनके सीरियसनेस ये इसको देख लें कि इसको आज पता नहीं है कि 20 किलो आटे की कीमत इस वक्त 1450 रुपए है, 1 किलो घी की कीमत 350 रुपए है, जो कि लेकिन सर वो महंगाई को कह रहे हैं कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बैरमन तंगी साहब, आई एम रियली सॉरी बट आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम सर। महंगाई है, गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी करती है और ये भी कहती है कि इसके ऊपर कंट्रोल करना है, लेकिन अभी तक नजर नहीं आ रहा कि वो कंट्रोल कैसे होगा। बहुत शुक्रिया बैरमन तंगी साहब, डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, थैंक यू सो मच। अहमद जवाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।